देख रहा हूं तो कुछ गंभीरता से देख रहा पैसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये संस्कृति मंत्रालय के कुछ काम है। आपने देखा होगा ये सहयोग नहीं, इसी कालखंड में श्री राम का मंदिर बना। ये सहयोग नहीं है, इसी कालखंड में काशी भव्य बना। खाली सहयोग नहीं, केदारनाथ जी भी ठीक हो तो कीटाष्टमी कमा के भी तो ठीक हो सकती है भैया। मेरी बात समझ आएगी नहीं आपके? जब इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो ये काम तो महत्वपूर्ण लग रहा है मेरे को। आपको नहीं लगता क्या? नहीं लगता क्या? बताओ, लगता है ना? तो ऐसे काम कराने के लिए ही नौचुम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि इसकी एक खासियत है। एक तो ये हरियाणा में जन्मी, कर्म क्षेत्र में मेवाती ये क्षेत्र रहा, दिल्ली में पढ़ी, फिर लंदन में भी पढ़ी, फिर दिल्ली में भी पढ़ी, फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। अब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है और उसने यहाँ तक की संकल्प ले लिया कि किसी को भी मिलने चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही मिलने काम आऊंगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है आपके लिए, आपके प्रत्याशी के लिए? देखिए, दो तीन चीजें कहता हूँ। अभी जब हमारे समाज मंच, अभी हमारे एक एमएलए साहब वो बोल रहे थे, यूपी से आए थे, महिला माता शक्ति बैठे, वो कह रहे थे कि कोई बहुत भेदभाव नहीं क्या बोल रही। निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना को आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत लाभार्थी हैं। मैं पीएम आवास योजना को देखता हूँ, जब कच्चे मकान से पक्के बनाने से मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो गरीब था, हिंदू गरीब था तो मुस्लिम गरीब था तो कच्चा मकान था उसका पक्का होगा। अगर वो मुस्लिम जिसके शौचालय नहीं था तो शौचालय बनाया। अगर किसी मुस्लिम को लोन देने की जरूरत थी तो मुद्रा में लोन दिलाया। अब एक समृद्धि योजना, मैं साउथ में कहीं गया हुआ था, मैंने ऐसे ही पूछा, कोई फ्रूट बेच रहा था, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाड़ा कब से लगा और बड़ी साउथ की कोई बड़ी स्टेट है उसका कैपिटल, उसमें मुस्लिम है लेकिन भला मोदी जी का कि मुद्रा योजना में मुझे 5 लाख का लोन मिला, ये गाड़ा भी मेरा है और ये दुकान भी मेरी है। मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास में मोदी जी का मूल मंत्र है। इसलिए मैं कहना आया हूं कि कांग्रेस के जमाने में एक योजना चलती थी, कई योजनाएं चलती थी। मैं ये नहीं कहता कि एक योजना, जैसे कच्चा मकान था, पक्का बनाने की योजना, आपको सबको याद है। योजना का नाम था इंदिरा आवास। ग्राम पंचायत में टारगेट आता था 1, 2 या 3 राशि। पहले 25,000 की मकान बनाने की, फिर 50,000 हुई, 7,000 पर्यावरण में काटने जाते थे, 43,000 रुपए मिलते थे, 3 किस्तों में मिलते थे। और अगर सरपंच को वोट नहीं दिया ढंग से तो 30 किस्त आपको देता नहीं था, दूसरे भी नहीं देता, नहीं सोने के लिए वोट नहीं दिए तो आपका मकान अधूरा ही रहता था। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। 2014 में क्या हुआ? मकान बनाने की योजना, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते तो जैसे इंदिरा आवास योजना थी ऐसे नरेंद्र मोदी आवास योजना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं रखा, उन्होंने पीएम आवास रखा, उन्होंने पीएम आवास रखा और राशि 43,000 से डेल्टा कर दी। टारगेट 3, 2, 3 आते थे, उससे 300 टारगेट एक ग्राम पंचायत में आने लगे। आए नहीं आए बताओ मेरे को? आए ना? और जैसे ही अशोक गहलोत की सरकार द्वारा आई, प्रधानमंत्री आवास योजना की फ्लैग लगा दी। लगाए नहीं लगाए? बंद भी कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिजली का कनेक्शन गांव में नहीं होते थे, घाने में नहीं होते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। घानी कनेक्शन हो जाते थे, लेकिन वो दीनदयाल के नाम की योजना थी। अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री बड़े वो योजना तो बंद ही करती, सर्वे बंद करती। तो जो सरकार अच्छी योजनाओं पे ब्रेक लगाती हो, अब समझ नहीं आएगा उनका ब्रेक लगाने का।
कांग्रेस सरकार के ब्रेक लगा दो। तैयार हो गया ब्रेक लगाने के लिए? कभी कभी अशोक गहलोत कहते हैं मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता, ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़नी, ऐसा बोलते हैं ना। अब की कुर्सी तोड़ दो, अब की कुर्सी तोड़ दो। मैं कहीं भाषण दे रहा था, मुझे कहा कि मैंने कहा ब्रेक लगा दो, उन्होंने कहा नहीं चक्का जाम कर देंगे। तो एक कोई गांव का आदमी था मेरे नजदीक आया कि मंत्री जी ये कहो कि हैंड ब्रेक लगाएंगे, हैंड ब्रेक भी होता है, तो कोई ब्रेक मत छोड़ना, हैंड ब्रेक भी लगाना हो लगा देना, ताकि चल ही नहीं पाएगा। नहीं है ऐसा ही है। पिछले 5 सालों में ये सरकार लड़ती रही, कुर्सी बचाना, कोर्ट में भी बैठी रही, सरकारी अधिकारी भी ये कहते थे किसकी चल रही है, लड़ती है। लड़ते लड़ते जब वो खेलों में बैठ गई सरकार, तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है। इसका राजस्थान की जनता ने भुगता है। दलितों पर अत्याचार बढ़ते हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, थाने लुटे जाते हैं, दलाली बढ़ जाती है जिसका नुकसान कर रही थी, और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने 1-2 जगह ऐसा कह दिया कि मेरी सरकार तो इन एमएलए साहब ने बचाई, तो वो एमएलए फिर मिनी मुख्यमंत्री बन गया, भ्रष्टाचार में आतंक में डूब गया, और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सरकार उन एमएलए के कारण बची। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जहां हर समय लूट खसोट हो, बिरादरी की लड़ाने में वो अपराध को प्रेरित करे कि तुम भी लड़ो, फिर समझौता करना, मेरे पास आ जाना, ऐसा नया कामा में बताते हैं, मुझे बताया गया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। अभी एक विषय है मताधिकार। ये मताधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेके गए। जब मताधिकार की बात आई थी संविधान सभा में बहस के समय, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार मत दो। बहुत से लोगों ने कहा कि अनपढ़ लोग तो समझते नहीं है वोटिंग राइट होता क्या। बहुत से लोगों ने यह सुझाव भी दिया कि पढ़े लिखे को वोट दे दो, 1 वोट देगा वो 20 गिन लो, या बड़े सेठ साहूकार को वोट दे दो, 1 वोट होगा 1000 गिन लो। बहस दूसरी दिशा में जा रही थी। उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खड़े होते हैं संविधान सभा में, और पंडित नेहरू जी को भी ललकारते हैं, वहां जो लोग होते हैं उनको भी ललकारते हैं, क्या कर रहे हो आप, मताधिकार देखे तो देखो, मत का अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसको गरीबी और अमीरी में मत बांटो, इसमें शिक्षित और अशिक्षित में मत बांटो, इसको शहर और गांव में मत बांटो, इसको पुरुष और महिला में मत बांटो। उस समय सुझाव लोग दे रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अमेरिका में लोकतंत्र तो बहुत पहले आ गया, महिलाओं को अधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में लोकतंत्र बहुत पहले आ गया, लेकिन महिलाओं को मताधिकार लेट मिला। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने इस देश में सबको मताधिकार दिलाया, और वोट के अधिकार के कारण ही सब लोग आपके बीच में आते हैं, आपको कहते हैं बेटा वोट हमें देना। ये आपकी ताकत अगर किसी ने बताई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताई। तो इस वोट के अधिकार का उपयोग प्रॉपर करना, सही जगह वोट डालना चाहिए। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके फैसला किया। एक आदमी का फैसला नहीं होता, सामूहिक फैसला होता है, कलेक्टिव विजडम लगती है। उसके बाद नौचंद चौधरी का नाम आया, भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक फैसला किया है, और मैं देश के कानून मंत्री के नाते आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला सही है, नौचंद चौधरी, और सही फैसले में वहां आपको लगानी है। 25 नवंबर को वोटिंग है, वोटिंग के दिन कोई कसर मत छोड़ना। आप नौचंद चौधरी को विधानसभा भेजिए, आगे का काम हम करने के लिए आपको वचनबद्ध हैं, हम करेंगे आगे का काम। अब इस बार वीरेंद्र जी कह रहे, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। कोई ऐसा बात आएगी, कोई डेवलपमेंट की बात आएगी, तो हम भी इनके साथ मिलकर के इस कामा विधानसभा क्षेत्र का विकास कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 25 तारीख को कमल के निशान के सामने बटन दबाओगे,
दबाव में